नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक का और इस वक्त एक चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यूपी में कॉल सेंटर पर मुख्यमंत्री आवास और कई दूसरी अहम जगहों को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज आया है। यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस 112 के नंबर व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 50 अलग अलग जगहों पर धमाका करने की भी धमकी दी गई है। मैसेज में लिखा है कि हम पूरी यूपी में धमाके करेंगे और सरकार देखती रह जाएगी। इस धमकी भरी मैसेज के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड से चेकिंग हो गई है और मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल वीआईपी इलाके में भी सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी इस मैसेज को लेकर की जा रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, इस मैसेज के आने के बाद सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन मैसेज कहां से आया, किसने भेजा, क्या है मकसद और कोई बड़ी जानकारी इस खबर पर? अभी तक जांच एजेंसियों ने साफ नहीं किया है कि कौन है भेजने वाला मैसेज, लेकिन टीम लगा दी गई थी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए उसको जानने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह का मैसेज आया था वो काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि तमाम करीब 50 जगह यूपी की हैं जिनमें निशाना बनाने की बात कही थी, जिसमें मुख्यमंत्री आवास और विक्रमादित्य मार्ग, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और बाकी समाजवादी पार्टी समेत दूसरे बड़े नेता रहते हैं। तो जितनी भी वीआईपी जगह हैं उन जगहों के नाम लेकर के कहा गया था कि उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। और इस जानकारी के बाद हड़कंप मच गया और प्रशासन ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए तमाम जगह पर बैरिकेडिंग की। एक एक गाड़ी को चेक किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे कि साफ हो सके कि कौन है धमकी देने वाला। क्योंकि कुछ दिन पहले भी अभी मैसेज आया था इसी नंबर पर, जो 112 सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, उस पर। और इसी के चलते और ज्यादा चिंता बढ़ गई प्रशासन की। और उसके बाद कई जगह पर बैरिकेडिंग लगा कर डॉग स्क्वाड समेत, बॉम्ब स्क्वाड समेत तमाम लोगों को अलर्ट किया गया। और डॉग स्क्वाड के जरिए भी स्निफर डॉग्स जो थे वो कोशिश कर रहे थे जानने की कि कोई संदिग्ध व्यक्ति न जा रहा हो। साथ ही साथ जितनी भी गाड़ियां इन सभी वीआईपी इलाकों में जा रही थी उनको भी जांच किया जा रहा था, उनकी डिक्की खुलवा करके और तमाम तरीके से सभी जाने दिया जा रहा था। और लगातार वो तस्वीरें भी शिवेंद्र हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा मैसेज, जिसके बाद उनके आवास के पास चेकिंग हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर हैं, जहां पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दरअसल अब से कुछ देर पहले यहां पर डायल 112 यानी कि जो सरकारी कॉल सेंटर है उस पर बाकायदा फोन करके धमकी दी गई कि मुख्यमंत्री आवास समेत कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स को उड़ा दिया जाएगा। कॉलर ने ये कहा। इसके बाद शासन प्रशासन जो यहाँ पर है वो तुरंत मुस्तैद हो गया और तमाम जो रास्ते हैं मुख्यमंत्री आवास को जाने के लिए उनको और सख्ती के साथ बंद कर दिया गया। कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी यहाँ से नहीं जा सकता। और इस बीच तमाम ये भी कोशिश की जा रही है कि जिन भी गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है उनकी जाँच की जाए। शहर में कई जगह ऐसे बैरिकेड्स और नाके लगा दिए गए हैं, क्योंकि कई और बिल्डिंग्स को धमकी देने की बात है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि कॉल करने वाला कौन है और ये कितनी गंभीर धमकी है। लेकिन चूंकि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और तमाम और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए एजेंसी किसी भी तरीके का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। इसीलिए कई रास्ते बंद किए गए हैं, कई जगह गाड़ियों की जाँच हो रही है और तस्दीक होने के बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। फिलहाल जाँच के बाद ही साफ होगा कि आखिरकार कॉलर कितना गंभीरता से इस बात को कह रहा था, कौन है और किसके पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर किसी को जांच के बाद ही जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। मुख्यमंत्री आवास समेत 50 जगहों पर बम धमाके की धमकी दी गई, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। फिलहाल अब इस मैसेज को और डिटेल से खंगाला जा रहा है कि मैसेज किसने भेजा, उसका मकसद क्या था। गंभीरता से फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। उधर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और दिल्ली के अस्पतालों में खराब हालात को लेकर दिल्ली सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलएनजेपी अस्पताल से जवाब मांगा है। साथ ही दिल्ली सरकार ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारी एक तरफ तो जितने पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने की तैयारी है, वो उनका ठीक से हॉस्पिटल में केयर हो,
और उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, वो केस ना बढ़े। दूसरा, उनकी वजह से किसी और केस ना बढ़े, ये भी हमारी तैयारी है। 10 दिन के अंदर हम इसको 15,000 पे ले जाएंगे। जब हमारा टारगेट लगता है कि उससे आधे भी हमें जरूरत नहीं है, तो हम तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। मुख्यमंत्री कहते रहे कि कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली की तैयारी पूरी है। उप मुख्यमंत्री कहते रहे कि सरकार पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री कहते रहे कि जितनी आवश्यकता है उससे आगे की तैयारी है। और उन्हीं तैयारियों की तस्वीरें जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने देखी तो दिल्ली सरकार की तैयारियों पर कोर्ट की त्योरियां तन गई। कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल का वीडियो देखा था और उसी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, दिल्ली के अस्पतालों के कुछ वीडियो विचलित करने वाले थे। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े थे। शवों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है। बीमारों की दशा खराब है, उनकी सेवा नहीं हो रही है। वार्ड के अंदर ज्यादातर बेड खाली पड़े हैं। मरीज बेड के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऑक्सीजन और सलाइन ड्रिप की सुविधा नहीं है। कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल को नोटिस भेजा है। साथ ही दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सरकारों के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा, मुख्य सचिव मरीजों के रखरखाव का जायजा लें। कर्मचारी रोगियों की स्थिति क्या है, कोर्ट को बताएं। हालात सुधारने के लिए सरकार तुरंत कदम उठाए। हालात सुधारने के लिए सरकार क्या कर सकती है, कोर्ट को बताए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। बावजूद इसके सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि दिल्ली कोविड से लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ा क्या सर, कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दिल्ली की स्थिति भयावह है। कुछ प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा है। उन्होंने कहा है, जब एक तरह से रफ्तार के साथ कोविड आगे बढ़ रहा है, इस परिस्थिति में टेस्टिंग को कम करने की आवश्यकता क्या थी? दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज है, अस्पतालों की स्थिति सामने है। अब सुप्रीम अदालत को जवाब सरकारें देंगी कि तैयारियों वाले उनके दावों में कितना दम था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से स्थिति से निपटा जा रहा है, उपाय किए जा रहे हैं, वो सचमुच संतोषजनक तो कतई नहीं है, साथ ही असहज कर देने वाली स्थिति भी है, विचलित कर देने वाले दृश्य भी। इसे देखते हुए कोर्ट ने साफ कहा है कि इन सारी चीजों के प्रति ज्यादा संवेदना बरती जानी चाहिए। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वहीं डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एमसीडी को जमकर फटकार लगाई है। जो डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग के सबसे बड़े सेनापति हैं, आज दिल्ली में उनकी हालत बेहाल है। 3 महीने से दिल्ली के 2 अस्पतालों के डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आप इतने व्यस्त हैं कि डॉक्टर्स को तनख्वाह देने का वक्त भी आपके पास नहीं है। एमसीडी ने कोर्ट में फंड की कमी की बात कही। एमसीडी का कहना था कि कोरोना के चलते प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर पार्किंग टैक्स तक में भारी कमी आई है, जिसके चलते फंड क्रंच से जूझ रहे हैं। कोर्ट ने एमसीडी को 1 सप्ताह के अंदर सैलरी देने का आदेश दिया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी रोक ली जाएगी। इससे पहले डॉक्टर्स ने अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक को खत लिखकर कहा था कि अगर सैलरी नहीं आई तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उधर डॉक्टरों के संकट के बीच दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजधानी में 24 घंटे में 1877 नए कोरोना पीड़ित सामने आए हैं। वहीं 65 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 34,687 केस आ चुके हैं। वहीं 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब तक 244 पहुंच गई है। हालातों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने लॉकडाउन पर आदेश देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि ये फैसला सरकार का है। उधर दिल्ली सरकार ने दोबारा लॉकडाउन की अटकलों को खारिज कर दिया। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के व्यापारियों को कैट की ओर से बाजारों को बंद करने को लेकर राय मांगी गई है। बहरहाल राजधानी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है और इंतजाम सवालों के घेरे में है। पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेहिसाब ढंग से फैल रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। इन बिगड़ते हालातों के बीच उद्धव सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे और उनके कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, मगर सरकार अब भी कह रही है कि उसकी तैयारी पूरी है। कोरोना महामारी महाराष्ट्र पर कहर बनकर टूट पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। माया नगरी मुंबई के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 3,607 नए केसेस सामने आए हैं और 152 डेथ्स रिपोर्ट हुई है। ये महाराष्ट्र के लिए भी एक दिन में कोविड-19 का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। महाराष्ट्र में स्थिति नाजुक हो चली है, मगर महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है कि देश में कोरोना से जैसे हालात हैं, उसके मुकाबले महाराष्ट्र बेहतर स्थिति में है। डेथ रेट भी मुंबई का, देश का जो डेथ रेट है उससे कम है। महाराष्ट्र का डेथ रेट 3.6 है और देश का डेथ रेट 2.8 है। मुंबई का भी डेथ रेट उसी के दरमियान आया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डबलिंग रेट में भी अभी हम करीबन 30 दिन के हद तक हम गए हैं। और तो और सरकार ये भी मान रही है कि वो लगातार कोरोना से निपटने की तैयारी कर रही है। हम बीकेसी में करीबन 200 बेड्स हम बढ़ा रहे हैं। डोम में हम 100 बेड्स बढ़ा रहे हैं और इसीलिए 7 हिल्स में हम बेड्स 200 के दरमियान बढ़ा रहे हैं। तो सरकार दावा कर रही है कि कोरोना संक्रमण को रोकने और मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन सरकार के दावों से इतर महाराष्ट्र में हालात बिगड़े हुए हैं। एनसीपी के बड़े नेता और उद्धव सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। समझा जा सकता है कि कोरोना महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे में घुसपैठ कर रहा है। जरूरत है पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की, पहले से ज्यादा सतर्क रहने की। कमलेश सुतार के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। कोरोना के बढ़ते हुए मामले देश के लिए इस वक्त विषम परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। देश में अब तो कदम कदम पर कोरोना का खतरा है। सुरक्षित रहना है तो और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी। फिलहाल बीते 24 घंटे में हिंदुस्तान के केस का कुल आंकड़ा क्या रहा है वो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 10,956 कुल केस सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वालों की तादाद 6,166 है। 396 लोगों की जान भी चली गई है बीते 24 घंटे का ये आंकड़ा आपके सामने है। वहीं अगर पूरे देश की बात करें, अब तक का कुल आंकड़ा तकरीबन 3 लाख के करीब 2,97,535 कुल केस अब तक हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं, जबकि 1.5 लाख लोग 1,47,195 का आंकड़ा आप देख रहे हैं। इतने लोगों को ठीक किए जाने में कामयाबी मिली है। 8,498 लोगों की जान चली गई है कोरोना संक्रमण के कारण। पूरे देश भर की स्थिति हमने आपको दिखाई। अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जिसकी रिपोर्ट भी आप तक हमने पहुंचाई। 97,000 आप देखिए किस तरह से 97,648 सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य महाराष्ट्र है। हालांकि ठीक होने वालों की भी तादाद काफी ज्यादा बढ़ी, 46,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में 38,716 कुल केस हैं, 349 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली 34,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 1,085 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। गुजरात 22,067 कुल संक्रमित आंकड़ा, 1,385 की मौत हुई है। 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। गुजरात का ये आंकड़ा है। जबकि उत्तर प्रदेश 12,088 कुल संक्रमित, 7,292 ठीक हुए हैं।
345 लोगों की जान गई है उत्तर प्रदेश में। तो हमने आपको दिखाया आंकड़ा 24 घंटों का क्या रहा है, देश की स्थिति इस वक्त क्या है और राज्यों के हालात क्या हैं। फिलहाल जैसे और बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर सामने आती है आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब खबर दिल्ली से, जहां पर निजामुद्दीन मरकज केस के आरोपी मौलाना साद को देखा गया है। मौलाना साद के खिलाफ मरकज केस में एफआईआर दर्ज है और आज उसे जाकिर नगर के अबू बकर मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा गया। मौलाना साद पिछले कई दिनों से गायब है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसे तलाश कर रही है, लेकिन अब तक वो फरार चल रहा है। खबर आई कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद वो वहां से चला गया। सवाल ये कि जब साद खुलेआम घूम रहा है तो फिर दिल्ली पुलिस की नजर में वो क्यों नहीं आ रहा है। उधर कोलकाता से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में शवों के साथ क्रूरता की जा रही है, ऐसी क्रूरता जिसे देखा नहीं जा सकता। वीडियो सामने आने के बाद अब सियासत पूरे मामले पर गर्मा गई है। कोलकाता से आया हुआ ये वीडियो दहला देने वाला है। इसे सीधे सीधे देख पाना मुमकिन ही नहीं है। शवों के साथ क्रूरता बरती जा रही है, उन्हें घसीटा जा रहा। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम इन शवों को गरिया शमशान ले जा रहा है, जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाना था। ये वीडियो वायरल हुआ तो बंगाल के राज्यपाल ने आपत्ति जताई। मैंने विश्वास नहीं किया। मैं सोच नहीं सकता था कि भारत जैसे देश में एक मर्द शरीर के साथ इस प्रकार का बार्बरिक कार्य हो सकता है, इतनी बर्बरता से किया जा सकता है, अकल्पनीय था। राज्यपाल ने ट्वीट करके भी यही बात कही थी। राज्यपाल की आपत्ति पर कोलकाता पुलिस ने सफाई पेश की कि ये शव कोरोना संक्रमितों के नहीं थे, लेकिन राज्यपाल ने एक बार फिर कोलकाता सरकार पर निशाना साधा। यह प्रश्न बिल्कुल नहीं है कि कोविड डेथ है कि नहीं है, यह प्रश्न दूर दूर तक नहीं है। ये प्रश्न तो प्रोब का विषय है। मूल मुद्दा सिर्फ एक है, क्या डेड बॉडीज के साथ इस प्रकार का बर्बरतापूर्ण कृत्य किया जा सकता है? हंगामा हुआ तो शहर के मेयर से सवाल किया गया। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मालूम नहीं है, हम थोड़ा इसका जांच करके बताएंगे। नहीं, कोरोना बॉडी हम लोग धापा में ही होता है। पहले अनक्लेम बॉडी धापा में होता था, अभी धापा में कोरोना हो रहा है, वो शायद कॉर्पोरेशन से नया कोई जगह ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। ये तो हमारा कालीघाट श्मशान में भी अनक्लेम बॉडी होता था बचपन से। डिकम्पोज बॉडी थी और अनक्लेम बॉडी जो होता है 45 दिन या केस का ये रहता है, मगर हमको अभी पूरा मालूम नहीं है, हमें मालूम करके आपको। मेयर ने तो पल्ला झाड़ लिया, मगर बीजेपी कोलकाता सरकार पर बरस पड़ी। ভয়ঙ্কর নির্মম অমানবিক ঘটনা সেটা হচ্ছে যে 13টা লাশ প্রায় গলে গেছে গড়িয়ার একটি শ্মশানে সেগুলো রাখা ছিল। আমরা তো এখন প্রথম বুঝতে পারছি না যে শ্মশানে কেন লাশগুলো রাখা আছে। সেটা তো মর্গে রাখা উচিত, যেখানে সুরক্ষিত থাকবে যদি সেটার পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। सवाल यह है कि शव कोविड पीड़ितों के हो या नहीं, लेकिन ऐसी क्रूरता शवों के साथ कैसे की जा सकती है? शवों की ऐसी स्थिति कैसे हो गई? इसका जिम्मेदार कौन है? कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। एक और नेपाल अपनी संसद में भारत की जमीन को अपने नक्शे में शामिल कर रहा है, तो दूसरी ओर बॉर्डर पर उसके जवान भारत के लोगों पर गोली बरसा रहे हैं। खबर बिहार के सीतामढ़ी जिले से सामने आई है, जहां पर सीमा पर नेपाली सैनिकों की गोलीबारी में एक भारतीय की मौत हो गई है। भारत के खिलाफ हरकत नेपाल के संसद में हो रही है, लेकिन उसका असर शायद भारत नेपाल सरहद पर बिहार में दिखाई दिया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र में जानकी नगर बॉर्डर पर सुबह नेपाल की पुलिस ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। घटना महोबा गांव की है। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर पर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए लोगों से नेपाली पुलिस ने पैसा मांगा, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर और भीड़ देखकर नेपाली पुलिस ने फायरिंग कर दी। कहा जा रहा है कि नेपाल पुलिस की ओर से 17 से 18 राउंड गोलियां दागी गईं
इसमें डिकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि लगन राय नाम का एक शख्स लापता बताया जा रहा है और आरोप है कि नेपाल पुलिस उसे अपने साथ ले गई। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और नेपाल की जो एसटीएफ है उसके बीच में झड़प हुई है, जिसमें नेपाल के एसटीएफ के द्वारा जो फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति विकेश राय की मृत्यु हुई है, 2 अन्य घायल है। घायल का इलाज किया जा रहा है, लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और इसमें वहाँ पे एसएसबी और दिल्ली के सीनियर पदाधिकारी कैंप करके इसमें जाँच कर रहे हैं। सुबह में हम भेजे हैं कि जाइए थोड़ा खेत का कौन कान कच लीजिए, वो पर वहाँ गए हैं। जैसे गांव का एक आदमी गए हैं, वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। किससे हुई है झगड़ा? लड़ाई झगड़ा किससे हुआ? फोर्स से, नेपाल वाले नेपाली पुलिस से। हाँ। इसके बाद में वो गोली चला दिया है उस पर। वहीं नेपाल की पुलिस अपनी सफाई में कह रही है कि पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहे लोगों पर उन्होंने गोली चलाई है। इंस्टेंटली जनरेटेड लोकल इशू, ऐसा भी नहीं कि पहले से प्रूव कर रहा हो। तो उस अल्टरकेशन में उस जो मतभेद हुआ उसमें मोबाइल से उन लोगों ने फ़ोन कर दिया और बहुत सारे ग्रामीण उस जानकी नगर से आ गए। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नेपाली पीएफ एग्रेसिव हुआ। तो ये दोनों वर्सन है जो अनुसंधान का विषय है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है और बॉर्डर पर तनाव के बीच दोनों देशों की पुलिस तैनात है, लेकिन इस घटना का असर दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में शुरू हुए तनाव के बीच अच्छा तो नहीं होगा। सीतामढ़ी में केशव आनंद और दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। उधर कश्मीर में एक बार फिर से आतंक के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं। अनंतनाग के एक गांव के सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बाद दूसरे कश्मीरी पंडित सहमे हुए हैं। दक्षिणी कश्मीर के एक गांव के सरपंच विजय रैना को भी डर है कि उन्हें अगला निशाना बनाया जा सकता है। रैना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैंने आज ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी जी को कि हमें जितने भी पंच सरपंच हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अन्यथा यहाँ जो आपने पंचायत के इलेक्शंस करवाए हैं वो कारगर साबित नहीं होंगे और जो मोदी जी आपका ड्रीम है कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाना, उसमें बहुत बड़ा खलल डलने वाला है। आपसे हाथ जोड़कर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप तुरंत जितने भी सरपंच पंच हैं यहाँ उनकी सुरक्षा बढ़ाइए। काम बहुत बढ़िया हो रहा है, जो इन लोगों को खटक रहा है, हमारी जानों को खतरा है, प्लीज हमें बचाइए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।